हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर। और आज के इस सेशन में हम डील करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन से, और हम पहुंच चुके हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट 3 में, जहां पर हम और कुछ क्वेश्चन और कुछ कंसेप्ट सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेशन और कंप्लीट किए थे फॉर द चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और अब बारी है कुछ न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस की। तो आइए आज का सेशन बिना देरी किए स्टार्ट करें। और लेकिन इससे पहले आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता देती हूं, और वो ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल पर ये जो आपका नीट का कोर्स है, ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कुछ चैप्टर्स के वीडियोस पढ़ने के बाद, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, कुछ डीपीपीज या फिर कुछ प्रैक्टिस सेशन करने के बाद भी आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, कोई फीस नहीं देनी है। सारी चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं आपके लिए, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट टीचर्स के साथ। इसी चीज से हम आज का सेशन अपना स्टार्ट करते हैं, जहां पर हम सॉल्व करेंगे कुछ और क्वेश्चंस। तो जब भी मैं सेशन स्टार्ट करती हूं तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं कि हमारा नीट का कोर्स मॉड्यूल क्या है। तो नीट के कोर्स मॉड्यूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम बात करते हैं टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन की। तो हर चैप्टर के हर पर्टिकुलर टॉपिक को हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन फॉर्म में देखते हैं हर एक सेशन में, और वो पूरा जो सेशन है उससे रिलेटेड आपको वो सेशन अच्छे से समझ में आया है नहीं आया है, इसको चेक करने के लिए, ताकि आप खुद भी अपने आप को एनालाइज कर सकें, आपके लिए अवेलेबल होती है उसी वीडियो, उसी सेशन के डिस्क्रिप्शन लिंक में एक डिस्क्रिप्शन होता है, उसमें एक लिंक मेंशन होती है, जहां पर जिसे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। वो किस चीज का पीडीएफ है? तो वो है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का पीडीएफ, जहां पर आपको कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए मिल जाते हैं। पर होता यह है कि कभी कभी हम उसे बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, कभी कभी सॉल्व नहीं भी कर पाते। इन एनी ऑफ द केसेस आपके लिए, आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर पाएं, समझ पाएं, उसके लिए आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वीडियो। तो थर्ड में हम करते हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सोल्यूशन वीडियोस पर फोकस, ताकि वो क्वेश्चंस आपको अच्छे से बनने लगे। और एक बार जब इस तरीके से हमारी प्रैक्टिस बन जाती है, तो इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। देखिए, हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि हम हर टॉपिक के लिए एक डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सेशन प्लान करें। उसको सॉल्व करने के बाद जब हर टॉपिक हमने क्लियर कर लिया है, एट द एंड ऑफ द चैप्टर जब हम चैप्टर खत्म करते हैं, तो फिर हम सॉल्व करते हैं कुछ और सेट ऑफ क्वेश्चन, जो कि पूरे चैप्टर को इंक्लूड करके, जैसे आज का सेशन है, इसी तरीके से प्रैक्टिस क्वेश्चन के फॉर्म में आपके सामने आता है। इसके बाद हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ नेम ऑफ साइंटिस्ट। एक सेशन में आपको अलग से प्रोवाइड करती हूं, जहां पर साइंटिस्ट के नेम, साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन, किस ईयर में उन्होंने काम किया था, सारी चीजें एक लिस्ट के फॉर्म में मैं आपको लेकर आती हूं आपके लिए, वो भी उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड। उसके बाद आता है प्रीवियस ईयर वीडियोस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियोस। आप डीपीपी सॉल्व कर लेते हो, आप डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, और इसके बाद आप जाते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। कौन सा कंसेप्ट किस फॉर्म में पूछा गया, कितनी बार पूछा गया, कौन सा वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट था, या कौन सा ऐसा था जो हम नहीं समझ पाए, ये हमें कहां से समझ में आ जाता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियोस से। नेक्स्ट वी गो विद द डाउट सॉल्विंग सेशन। जो भी आप मुझे डाउट सेंड करते हैं, उसके लिए मैं आपके लिए क्या लेकर आती हूं? डाउट सॉल्विंग सेशन, जहां पर आपके डाउट्स का हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, फॉलोड बाय वीकली टेस्ट पेपर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। नेक्स्ट है गाइडेंस, पेपर कैसे सॉल्व करना है। एंजाइटी हो रही है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, डिमोटिवेट हो रहे हैं, रास्ता भटक जा रहे हैं, मूड ऑफ हो गया है, बैकलॉग क्रिएट हो गया है, अपडेट पता नहीं चल रही, सारी चीजों की टेंशन छोड़ दो। सब कुछ आपको मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगा हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। उसके बाद आता है चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन। वन शॉट रिवीजन जो है वो माइंड मैपिंग की तरह काम करता है। तो आपको वन शॉट रिवीजन मिल जाएगा हर एक चैप्टर के लिए, और आपको ये भी मिलेगा, जैसे हम कहते हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, तो हमारी एक स्पीड बनी रहती है। स्पीड के साथ साथ हमें कंसेप्ट अलग अलग पता चलते हैं, जो हम शायद जहां पर लैक कर रहे थे। तो ये सारी चीजें बहुत हेल्पफुल होती हैं, और ये एंटायर थिंग, दिस एंटायर थिंग इज आवर नीट कोर्स मॉड्यूल, what we'll follow throughout for the preparation of NEET exam, that is available totally free of cost. आइए अब हम सॉल्व करना चालू करते हैं अपने
क्वेश्चंस को। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, लेकिन क्वेश्चन देखने से पहले एक चीज इंपॉर्टेंट और बता देती हूँ। कुछ चीजें जहां पर साइंटिस्ट का नाम, उनके जो बुक्स हैं उनका नाम, उनने क्या टर्म कॉइन किया है उसका नाम और ईयर, उसको वैसा का वैसा याद करना होता है, उस पर कोई कंसेप्ट नहीं होता, इसीलिए उसे याद करना ही है। करने का तरीका मैं बहुत बार बता चुकी, प्रीवियस सेशन में भी मैंने बताया था, यहां जहां जरूरत होगी बता दूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यू सिस्टमैटिक्स बेस्ड ऑन जेनेटिक इंटर रिलेशनशिप इज। न्यू सिस्टमैटिक जो जेनेटिक इंटर रिलेशनशिप पर बेस्ड है वो कौन सा है? अब उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शंस क्या क्या है? कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी जो होती है, कीमोटैक्सोनॉमी बेस्ड होती है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पर। इट इज बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट है साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी जो होती है ये बेस्ड होती है हमारे सेल के ऊपर। कीमोटैक्सोनॉमी केमिकल, साइटोटैक्सोनॉमी सेल इंक्लूडेड है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या होगा भाई? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में डेटा रिलेटेड चीजें होंगी, डेटा रिलेटेड होगा ये टैक्सोनॉमी, ठीक है। फिर आता है एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी। तो एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी जो होती है यही वो टैक्सोनॉमी है जो बेस्ड होती है जेनेटिक इंटर रिलेशंस पर, ठीक है। तो देखो हमने 4 तरह के टैक्सोनॉमी यहां पर देखे। पहला है कीमोटैक्सोनॉमी जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पर बेस्ड है। फिर है साइटोटैक्सोनॉमी विच इज बेस्ड ऑन सेल, which is based on cell, ठीक है। सेल की चीजों पर, सेल की पढ़ाई पर, सेल के कैरेक्टर्स पर बेस्ड है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में डेटा रिलेटेड है, डेटा कलेक्ट किया जाता है, फिर उसका एनालिसिस किया जाता है और एनालिसिस करने के बाद वो टैक्सोनॉमी डेवलप की जाती है। सिमिलरली अगर हम एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी की बात करेंगे तो ये एक ऐसी टैक्सोनॉमी है जो जेनेटिक इंटर रिलेशंस पर डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स ऑन जेनेटिक इंटर रिलेशंस, जेनेटिक इंटर रिलेशनशिप्स, वन एंड द सेम थिंग। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 1। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। आप जिसका जो ऑप्शन है उसका मतलब उसके सामने लिख सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। डन? ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। टर्म सिस्टमैटिक्स, ध्यान से देखना, ठीक है। टर्म सिस्टमैटिक्स वाज कॉइन्ड बाय सर लिनस। सर लिनस ने अपनी बुक में सिस्टमैटिक टर्म दिया था और बुक का नाम था सिस्टमा नेचुरे। उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड थी? ऑप्शंस देखिए। पहला ऑप्शन कहता है आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में हम क्या करते हैं? हम पहचान बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद नॉमेनक्लेचर में हम क्या करते हैं? नेमिंग करते हैं। क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं? क्लासिफाई करके ग्रुप बनाते हैं। तो ये तो आता ही था न्यू टर्म सिस्टमैटिक्स में, ये सिस्टमैटिक्स में तो इंक्लूडेड था कंसेप्ट। फिर आता है रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि यहाँ बात हो रही है किस चीज की? इकोलॉजी की, विच इज अगेन इंक्लूडेड इन दी सिस्टमैटिक्स, न्यू सिस्टमैटिक्स। फिर आता है डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी यहां बात हो रही है हमारी बायोडाइवर्सिटी की, बायोडाइवर्सिटी की। तो यस, बायोडाइवर्सिटी इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन न्यू सिस्टमैटिक्स। और जब शुरू के तीनों ऑप्शंस न्यू सिस्टमैटिक्स में इंक्लूडेड हैं और फोर्थ ऑप्शन कहता है मैं सबको लेके आऊंगा, ऑल ऑफ द अबव, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही कौन सा हो गया? ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो हमारा सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, विच इंक्लूड्स नेमिंग भी होगी, क्लासिफिकेशन भी होगा, आइडेंटिफिकेशन भी होगा, इंटरैक्शन भी देखा जाएगा, एज वेल एज हमारा बायोडाइवर्सिटी भी देखी जाएगी। तो ये सारी चीजें, सारे फैक्टर्स किस में इंक्लूडेड थे? टर्म सिस्टमैटिक्स में। और सिस्टमैटिक्स जो था ये किसने कॉइन किया था? लिनस सर ने इन द बुक सिस्टमा नेचुरे। आई होप दिस इज क्लियर। डन? ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the name of the book written by Sir Aristotle? Sir Aristotle ने जो बुक लिखी थी उस बुक में उन्होंने बहुत सारे thousands of species को पढ़ा था। किसकी species पढ़ी थी? He studied the species of animal, species of animals, ठीक है। और इनकी बुक का नाम क्या था? काफी जाना पहचाना सा नेम है, पिछले सेशन में मैंने इसके बारे में आपसे बहुत सारी चीजें डिस्कस करी थी। तो इसका नाम है हिस्टोरिया
एनिमेलियम। हिस्टोरिया एनिमेलियम वॉज द बुक विच वॉज रिटन बाय सर एरिस्टोटल, जिसमें उन्होंने कई सारी थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल की बात करी थी। ऑप्शंस देखिए, फर्स्ट ऑप्शन कहता है हिस्टोरिया एनिमेलियम, नेक्स्ट कहता है सिस्टमा नेचुरे, फिर आता है फिलोसफी जूलॉजिकी एंड फिर आता है हिस्टोरिका नेचुरली। तो ये जो है ये नहीं होगा, ऑप्शन ए सही आंसर है। हिस्टोरिया एनिमेलियम ही वो बुक थी जो हमारे सर एरिस्टोटल ने लिखी थी और जिसमें उन्होंने एनिमेलियम से याद रहेगा, वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं, एनिमेलियम थी तो किसने लिखी थी? एरिस्टोटल सर ने। और ए से एरिस्टोटल, ए से एनिमल, ए से एनिमल के बारे में सारी चीजें उसमें लिखी रहेंगी उनकी स्पीशीज को लेके। क्लियर? ओके, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टैक्सॉन हैज सफिक्स एल्स? कौन से टैक्सॉन में एल्स सफिक्स आता है? ठीक है, तो ऑप्शंस में हमें दिया हुआ है फैमिली। फैमिली में तो एसीए आता है ना, फेबिएसी, सोलेनेसी। ठीक है, क्लास में नहीं आता, जीनस में नहीं आता, ऑर्डर में एल्स लगता जरूर है सफिक्स में। ठीक है, ऐसी बहुत सारी फंजाई की ऑर्डर्स होते हैं या फिर ऐसे बहुत सारे प्लांट्स के भी ऑर्डर्स होते हैं जिनके पास प्रेजेंट होती है कौन सी ऑर्डर का नाम, जिसके पास सफिक्स लगा होता है एल्स का। जैसे फंजाई का ही एक ऑर्डर होता है हर्पेलियल्स, हर्पेलियल्स। ठीक, ये फंजाई का ही एक ऑर्डर है जिसमें अलग अलग टाइप की फंजाई आएगी। ये हमारा एग्जाम्पल। ठीक है, तो एल्स जो है वो लगता है ऑर्डर के सफिक्स में, ये बात ध्यान रखिएगा। और अगर एसी लगा होगा तो वो क्या है? फैमिली है। क्लियर? ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। On the basis of nucleoid और carrion, viruses should be included in। अगर हम न्यूक्लियोइड या कैरियन की बात करें तो वायरस को हम कौन से ग्रुप में रख सकते हैं? ऑप्शन में दिया है प्रोकैरियोट, प्रोजिनोट, प्रोटोवायरस एंड नन ऑफ द अबव। अब देखो, बात हो रही है वायरस की। वायरस का खुद का कोई न्यूक्लियस तो होता नहीं है, तो अपन लिख लेते हैं भाई न्यूक्लियस इज एब्सेंट, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। ठीक है, तो फिर न्यूक्लियस की जगह क्या प्रेजेंट होता है? दिमाग लगाओ, न्यूक्लियस की जगह उसके पास जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता तो है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता तो है, लेकिन किस फॉर्म में होता है, कैसे प्रेजेंट होता है? तो या तो वो क्या हो सकता है? आरएनए हो सकता है, या तो फिर वो डीएनए हो सकता है, या तो फिर वो दोनों ही हो सकते हैं। इनमें से कुछ भी हो सकता था। सही है? ठीक है, लेकिन वायरस के अंदर क्योंकि कोई न्यूक्लियस नहीं है तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है, जो इसका, जिसे हम जेनेटिक मटेरियल के अलावा और क्या कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल के अलावा हम इसे कहते हैं कैरियन। कैरियन के अलावा हम इसे और किस नाम से जानते हैं? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड। तो ये ऐसे ही एग्जिस्ट करता है जैसे ये वायरस है, तो वायरस का बाहर का प्रोटीन कोड रहेगा, फिर एक और कैप्सिड की लेयर रहेगी, इसके अंदर इसका न्यूक्लियर मटेरियल पड़ा रहेगा। तो ये जो न्यूक्लियोइड है ये ऐसे नहीं पड़ा है, कोई मेम्ब्रेन तो है नहीं, कोई न्यूक्लियस तो प्रेजेंट नहीं है। सिमिलरली ऐसा एक स्ट्रक्चर और कहाँ देखा जाता है? ऐसा देखा जाता है हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में। कहाँ देखा जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल में। मैडम कैसे देखा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में? वहां पर भी तो न्यूक्लियस मटेरियल ऐसे ही पड़ा रहता था न्यूक्लियोइड के फॉर्म में, जैसा कि यहाँ पड़ा है ना। तो दोनों में ये चीज सिमिलर है, इसीलिए अगर हमें मान लो क्लासिफाई करना ही पड़ गया या मान लो हमें कैटेगराइज करना ही पड़ गया, तो हम इसे कहाँ कैटेगराइज कर सकते हैं? प्रोकैरियोट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। हालांकि वायरस जो होते हैं दे आर दी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दी लिविंग एंड दी नॉन लिविंग, मतलब वो लिविंग का फीचर भी शो करता है और नॉन लिविंग का फीचर भी शो करता है। अनटिल एंड अनलेस, कब तक ऐसा चलेगा? ये ऐसा तब तक चलेगा जब तक वायरस एक नॉन लिविंग थिंग के ऊपर है। किसी भी मान लो टेबल पे है, चेयर पे है, कर्टन पे है, बोर्ड पे है,
पेन पे है, बुक पे है, कॉपी पे है, कहीं पर भी है, तो वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग के ऊपर वो खुद भी नॉन लिविंग है। जैसे ही वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के टच में आएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के संपर्क में आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो लिविंग कैरेक्टर्स शो करने लगेगा। सो सही चीज जो यहाँ पर हमें नजर आती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोइड और द प्रेजेंस ऑफ द कैरियन, द सर्टेन थिंग दैट यू कैन मैच इन बोथ ऑफ देम इज व्हाट, इट इज द प्रोकैरियोट। क्या है वो, प्रोकैरियोट। तो देखिए ऑप्शंस में प्रोकैरियोट, प्रोजेनोट नहीं, प्रोटोवायरस नहीं, नन ऑफ द अबव नहीं, सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, प्रोकैरियोट। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया, डन, ओके। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक जेनेरा प्लांटरम, बुक जेनेरा प्लांटरम किसने लिखी थी? अगेन साइंटिस्ट और बुक्स के कितने सारे नाम चल रहे हैं, तो जेनेरा प्लांटरम जो है ये लिखी थी सर बेंथम ने एंड सर हुकर ने। सर बेंथम और हुकर ही थे जिन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, ही रोट, दे बोथ रोट द बुक अबाउट जेनेरा प्लांटरम। तो ऑप्शंस देखिए, बेसी सर नहीं, एंगलर एंड प्रेंटी नहीं, बेंथम एंड हुकर, हटचिंसन नहीं। ठीक है, सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, बेंथम एंड हुकर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मार्क कर लीजिए, आई होप आपने सबने इस चीज का तो सही आंसर ही मार्क किया होगा। ओके, सो डन। अब देखिए नेक्स्ट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ डॉग इज करेक्टली रिटन एज, डॉग का साइंटिफिक नेम पूछा गया है, तो डॉग का साइंटिफिक नेम क्या होता है, इट इज कैनिस, कैनिस फेमिलियरिस, इट इज कैनिस फेमिलियरिस। जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और आपको याद है क्या क्या करते थे, हमेशा कैपिटल लेटर से चालू करेंगे, तो ये कैपिटल लेटर दिख रहा है आपको, ठीक है। इसके बाद जब भी, ये कौन है, कैनिस क्या है, इसका जीनस है, और फैमिलियरिस क्या है, जीनस के बाद ये इसकी स्पीशीज है। तो हमें ये मालूम है कि जब भी हम जीनस लिखते हैं तो फर्स्ट नेम हम कैपिटल लेटर से चालू करते हैं, और जब भी हम फैमिलियरिस यानी कि स्पीशीज लिखेंगे तो वो हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे, एंड व्हेन वी आर राइटिंग उसको हम अलग अलग से अंडरलाइन करेंगे। और अगर ये टाइप हुआ है तो इसको कैसा टाइप होना चाहिए, इटैलिक्स में टाइप होना चाहिए। ऑप्शंस देखिए, फर्स्ट ऑप्शन इज कैनिस फेमिलियरिस, लेकिन यहाँ पर सी स्मॉल है इसीलिए ये ऑप्शन गलत। नेक्स्ट है कैनिस फेमिलियरिस, ये वाला यहाँ पर भी ये दोनों स्मॉल लेटर हैं, कैनिस भी स्मॉल है। नेक्स्ट है कैनिस फेमिलियरिस, सी कैपिटल एफ स्मॉल, और लिखा भी किस में हुआ है, हमारे इटैलिक्स में लिखा है, तो ये हमें ठीक लग रहा है, राइट, दिस इज राइट। नेक्स्ट इज कैनिस फेमिलियरिस, इसमें एफ जो है ये कैपिटल है इसलिए ये ऑप्शन गलत। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, डॉग का कॉमन नेम होता है कैनिस फेमिलियरिस, लेकिन वो आपसे ये नहीं जानना चाहते थे, वो आपसे जानना चाहते थे राइटिंग पैटर्न आप सही से समझ पाते हैं या नहीं, क्योंकि हमने जहां पर बोटानिकल नेम्स और जूलॉजिकल नेम यानी कि साइंटिफिक नेम की स्टडी करी थी, वहां पर हमने कुछ सेट ऑफ रूल्स देखे थे, उन रूल्स को वो जज करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा क्वेश्चन बिल्डअप किया है। डन, समझ आ गया, ओके। Now, all right. Next is outlook of classical taxonomy. Outlook of classical systematics is embodied in. ये जो classical systematics होता है, अगर हम classical systematics की बात करें, classical systematics, अगर हम क्लासिकल सिस्टमैटिक्स की बात करें तो क्या आप जानते हैं क्लासिकल सिस्टमैटिक्स में हमेशा जो कैरेक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं वो कैरेक्टर्स होते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, दे आर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का क्या मतलब है, एक्सटर्नल फीचर्स। एक्सटर्नल फीचर्स, ठीक है। लेकिन ये जो क्लासिकल सिस्टमैटिक्स है ये कंसिडर अपने आप में किसको करता है, इट कंसिडर्स स्पीशीज इन इटसेल्फ, स्पीशीज को कंसिडर करता है, ठीक है। और स्पीशीज की अगर हम बात करें, अगर हम स्पीशीज को डिस्कस करना चाहें, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ये स्पीशीज,
ठीक है। स्पीशीज जो होती हैं वो कैसी होती हैं? स्पीशीज जो होती हैं वो स्पीशीज जो हैं वो एक और मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स का ऐसा ग्रुप है जिनके पास फर्स्ट नंबर पे क्लोजली रिलेटेड कैरेक्टर्स तो हैं ही, लेकिन वो आपस में इंटरब्रीड भी कर सकते हैं। तो पहला ये हो गया। दूसरा हो गया दे कैन इंटरब्रीड। इंटरब्रीड से हमारा क्या मतलब है? रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। और जब भी ये इंटरब्रीड करेंगे, देखो ये वाला तो हो गया, ये वाला हो गया, इंटरब्रीड करके जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे वो कैसा होना चाहिए? तो ऑफस्प्रिंग जो है वो फर्टाइल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? फर्टाइल। ये क्लासिकल सिस्टमैटिक्स का कंसेप्ट है और ये हमारी स्पीशीज का कंसेप्ट है। क्लासिकल सिस्टमैटिक्स का कंसेप्ट जब हुआ तो वो अप्लाई किया गया था किसके ऊपर? हमारे स्पीशीज के ऊपर। इसीलिए जो आउटलुक ऑफ क्लासिकल सिस्टमैटिक्स है इट इज एम्बोडीड ओवर दी स्पीशीज का कंसेप्ट। ठीक है। ऑप्शंस देखिए, टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट नहीं है, बायोलॉजिकल कंसेप्ट नहीं है, इट इज एम्बोडीड ओवर स्पीशीज कंसेप्ट एंड नीचे होगा नन ऑफ द अबव व्हिच इज रॉन्ग। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी फॉर दिस पर्टिकुलर आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी मार्क कर लीजिए। अगर देखो मुझे पता है कि अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई होगी तो वो ऐसी चीज़ों में ही आई होगी, हालांकि ये रेयर थिंग है जो पूछी जाती है। मैं हर जगह से क्वेश्चंस खोद के निकाल के लाकर आपको कराने की कोशिश इसलिए करती हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी का कम रिलेवेंस है, किसी का ज़्यादा रिलेवेंस है। हमें पूरा नॉलेज होना चाहिए। हमारे पास ऑल सेट ऑफ क्वेश्चंस हमने किए होने चाहिए हैं। कभी ऐसा ना लगे यार ये वाला कंसेप्ट तो नहीं देखा था, ये तो देखा ही नहीं था कहीं पर, ये कहाँ से आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो मतलब जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कंसेप्ट भी होता है ना, मैं उसको भी इंक्लूड करने की कोशिश करती हूँ ताकि आप उनकी प्रैक्टिस और अच्छे से कर सकें। इसीलिए ये क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। और इनफैक्ट देखो सब अभी स्टूडेंट लेवल पर सारी चीज़ें होती है ना, गलतियाँ नहीं होंगी हमसे तो किससे होंगी? ठीक है, तो इट्स ओके अगर कोई चीज़ नहीं बन रही है दैट्स फाइन, पर हम उसका अगर वे आउट फाइंड ना करें, अगर हम उसका एक्सप्लेनेशन ना देखें, अगर हम डीपीपी सॉल्व करने के बाद उसके सॉल्यूशंस ही नहीं देखते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है, फिर यू आर एट द रॉन्ग थिंग। क्यों? क्योंकि चाहे मेरा आंसर सही हो चाहे मेरा आंसर गलत हो, इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे पता होना चाहिए कंसेप्ट लगा क्या था। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी गलतियां हुई और मैं डीमोटिवेट हो गया या मैं डीमोटिवेट हो गई कि मुझे अब आगे सॉल्व नहीं करना है या मुझसे सॉल्व नहीं होगा। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते, ये बात याद रखना। आप सब कुछ कर सकते हो। क्वेश्चन है यार, ये क्यों सॉल्व नहीं कर सकते? हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसीलिए कभी कोई ऐसा क्वेश्चन, बस मेरा इतना आपसे रिक्वेस्ट है ये कि अगर आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना जहां पर आप थोड़ा सा डगमगा जाते हो या कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। इस चीज़ को पॉजिटिवली ले ताकि हम क्या कर सकें, उसको और स्ट्रेंथन कर सकें अपने टॉपिक को, बजाय इसके कि हम ये सोच के डिमोटिवेट हो जाएं और फिर डीपीपी ही सॉल्व करना बंद कर दें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही बंद कर दें। तो ये वाले काम हमको नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आउटलुक क्लासिकल सिस्टम का क्वेश्चन का आंसर। डन? ओके, नाउ वी हैव 1 मिनट, नाउ वी हैव फादर ऑफ इंडियन सिस्टमैटिक बॉटनी। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा आपने ये चीज गौर करी है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री को लेकर आ रहे हैं, इसीलिए मैं आपको साइंटिफिक जो वो सेशन है वो अलग से बना के देती हूँ। अब यहाँ पूछा है फादर ऑफ इंडियन सिस्टमैटिक बॉटनी। इंडियन सिस्टमैटिक बॉटनी का किसको बोला जाता है? हु इज द फादर? तो फादर ऑफ इंडियन सिस्टमैटिक बॉटनी, ये एक्चुअली इनके फादर को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए ना, हमारे इंडिया में जो सिस्टमैटिक्स बॉटनी की जिन्होंने बहुत सारे कंट्रीब्यूशन दिए, बहुत सारी पढ़ाई करी, यानी कि उन्हें सारी स्टडी करी थी किसके लिए? प्लांट्स के लिए। सारी स्टडी किसके लिए करी थी? प्लांट्स के लिए। और हमारे फादर ऑफ सिस्टमैटिक्स बॉटनी जो थे वो थे फादर एच संतापाउ। फादर एच संतापाउ। ठीक है, इन्हें कहा जाता था फादर ऑफ सिस्टमैटिक
बॉटनी, इंडियन सिस्टमैटिक बॉटनी। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्लांट्स के रिलेशन में बहुत सारी स्टडी करी, इंडियन थे तो इसीलिए ऐसा बोला जाता है। ऑप्शंस देखिए, फादर एच संतापाव इज द राइट आंसर, बीरबल सैनी नहीं है, SR कश्यप नहीं है, MS स्वामीनाथन नहीं है। देखो साइंटिस्ट पे जब हम पढ़ रहे हैं ना तो हमें बहुत स्पेसिफिक होकर के आंसर को मार्क करना है, बहुत स्पेसिफिक होकर के अपना आंसर ढूंढना भी है, और ये सब प्रैक्टिस से आ जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो सही ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन ए, दैट इज फादर एच संतापाउ। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। डन? ओके, नाउ द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोमेन। डोमेन कब बनता है भाई? सबसे पहले ये जो डोमेन है, ये डोमेन कब बनता है? जैसे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में भी तो किंगडम के बाद 3 डोमेन बन गए थे। तो डोमेन होता है वही किंगडम वाले ऑर्गेनिजम्स का, मतलब क्लोजली एसोसिएटेड ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप। तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन से वाले डोमेन है? पहला आर्किया, दूसरा बैक्टीरिया, तीसरा यूकैरिया एंड देन ऑल ऑफ दीज। तो आर्किया हो या बैक्टीरिया हो या यूकैरिया हो, ये तीनों ही डोमेन्स हैं, ऑल ऑफ देम आर डोमेन्स। और इसी रीजन से, क्योंकि ये सारे के सारे डोमेन्स हैं, तो सही आंसर हमारा हो जाता है ऑल ऑफ दीज, दैट इज ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। सारे के सारे डोमेन्स हैं, चाहे आर्किया हो या फिर यूकैरिया हो या फिर बैक्टीरिया हो। क्लियर? Okay, now see the next question. The suffix phyta indicates, अगर suffix phyta लगा है तो वो क्या indicate करता है? कि ये family है, क्लास है, ऑर्डर है या डिवीजन है। ये क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ना चाहती हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में पहले इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी। कोई बहुत डिफिकल्ट टफ क्वेश्चन है नहीं, अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो आप जरूर बता दोगे। फटाफट से मुझे बताओ कि सफिक्स फाइटा का क्या हमारे पास वो है इंडिकेटर। तो देखिए क्या लगता है, क्या आपका आंसर होना चाहिए? मार्क कर दिया, सबने अपना आंसर लिख लिया। अब देखिए फाइटा जो है ये यूज किया जाता है जब हम डिनोट करते हैं डिवीजन को, जब हम डिनोट करते हैं डिवीजन को, जैसे कि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो फाइटा डिवीजन के लिए लगता है, या ये जो डिवीजन है ये किसकी बात हो रही है? प्लांट्स की बात हो रही है। अगर एनिमल्स होते तो क्या लग जाता? एनिमल्स होते तो लगता फाइलम। ठीक है, एनिमल्स में ये फाइलम होता है, लेकिन प्लांट्स में जब हम बात करते हैं तो फाइलम ना बोल के हम डिवीजन बोलते हैं, और डिवीजन फाइटा जो है वो फाइटा सफिक्स होता है डिवीजन का। ऑप्शंस देखिए, फैमिली नहीं, क्लास नहीं, ऑर्डर नहीं, डिवीजन डेफिनेटली। तो अब आप एक चीज समझ पा रहे हो, अगर मुझसे कोई अगर ये पूछे, ध्यान से देखना, हाँ, अगर मुझसे हर बार एक क्वेश्चन में कोई ना कोई सफिक्स पूछा जाता है, तो जैसे फैमिली होती है, फैमिली का सफिक्स होता है एसी, ठीक है। ऑर्डर होता है तो ऑर्डर का सफिक्स होता है एलीज, ठीक है। ऑर्डर का सफिक्स क्या होता है? एलीज। और डिवीजन का क्या होता है? फाइटा। तो सबके अपने अलग अलग सफिक्स होते हैं। राइट नाउ द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। Clear? Write it down. Done? Okay. Now see the next question. In Whittaker's 5 kingdom classification, Sir Whittaker ने 5 kingdom classification जो दिया था, उसके according unicellular organism, eukaryotic organism और aquatic organism, ये 3 कैरेक्टर्स जिसमें हो उसे किस कैटेगरी में रखा जाता था? अगर आपको याद हो तो जो हमने टेबल पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया में से यूनिसेल्यूलर एज वेल एज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते थे हमारे मोनेरा में, और फिर प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, ऐसा जो टेबल था उसमें यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट यहाँ पर थे, और इन सब में ही एक्चुअली यूकैरियोट थे, पर मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट आने लगे थे, और सिर्फ यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट वाला कौन था? प्रोटेस्टा। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टर्स किसके हैं? ये सारे कैरेक्टर्स हैं ग्रुप प्रोटेस्टा के।
किसके कैरेक्टर्स हैं? प्रोटिस्टा के कैरेक्टर्स हैं। क्लियर? ये बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन में मोनेरा दिया हुआ है तो मोनेरा नहीं होगा, प्रोटिस्टा दिया हुआ है, मोनेरा में क्या प्रेजेंट होगा? मोनेरा में होंगे सारे के सारे यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट। ठीक, प्रोटिस्टा में होगा यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट। ठीक, उसके बाद एनिमेलिया में क्या होगा? एनिमेलिया में होगा मल्टीसेल्यूलर और यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म। सिमिलरली प्लांटे में भी मल्टीसेल्यूलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा। ठीक है, लेकिन एनिमेलिया और प्लांटे में एक्वाटिक नहीं आएगा। अब एक्वाटिक किस में आएगा? प्रोटिस्टा में। तो एक स्पेशल चीज एक और जो यहां पर है वो क्या है? दे आर एक्वाटिक ऑल्सो। तो इसीलिए हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। बात समझ में आ गई? नोट कर लीजिए। डन? ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। थैलोफाइटा इंक्लूड्स, थैलोफाइटा में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? ऑप्शंस देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है एल्गे, फंजाई, बैक्टीरिया, लाइकन। एल्गे, फंजाई, बैक्टीरिया, लाइकन, क्या ये सब थैलोफाइटा में आते हैं? हाँ, डेफिनेटली ये थैलोफाइटा के ही ऑर्गेनिजम्स हैं। उसके बाद हमारे पास है एल्गे एंड फंजाई। तो एल्गे और फंजाई तो आते हैं, सही है ये, पर इससे ज्यादा बेटर क्या है? बैक्टीरिया भी आता है और लाइकन भी आता है, ये हम पहले ही मार्क कर चुके हैं। नेक्स्ट फंजाई एंड बैक्टीरिया, ये तो आते ही हैं। नेक्स्ट है एल्गे, फंजाई, लाइकन, ये भी आते हैं। पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर का खेल है। किसका खेल है? मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चाहिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चाहिए। ऑप्शन देखिए क्या सही है? फर्स्ट वाला ज्यादा सही है, तो एल्गे भी होगा, फंजाई भी होगा, बैक्टीरिया भी होगा और लाइकन भी होगा। ऑल ऑफ देम आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप थैलोफाइटा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डन? ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। वन एंजियोस्पर्म स्पीशीज is becoming extinct every day in India is the concept of। एक साइंटिस्ट थे, ध्यान से सुनना मैं क्या बता रही हूं, ठीक है? पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक साइंटिस्ट थे जिनका ये कहना था कि हर बार इंडिया में हर दिन, एक्चुअली हर दिन इंडिया में एक एंजियोस्पर्मिक स्पीशीज डिसअपियर हो रही है, एक्सटिंक्ट हो रही है। ठीक, तो ये कंसेप्ट देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? ये कंसेप्ट दिया था सर स्वामीनाथन ने। सर स्वामीनाथन ने ये कंसेप्ट दिया था कि एवरी डे वन स्पीशीज ऑफ, किसकी स्पीशीज? एंजियोस्पर्म्स की, क्या हो रही है? एक्सटिंक्ट हो रही है। ठीक, ये किसने बोला था? सर स्वामीनाथन ने बोला था। क्लियर? ऑप्शंस देखिए, विटेकर सर ने तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ये नहीं होगा। बेंथम और हुकर नहीं होगा, हटचिंसन्स नहीं होगा, होगा क्या? स्वामीनाथन। ऑप्शन डी इज दी स्वामीनाथन, दैट इज द राइट आंसर। 14th क्वेश्चन का आंसर नोट कर लीजिए। डन? ओके, now see the next question। in Whittaker's phylogenetic classification slime molds belong to। जो सर विटेकर ने phylogenetic classification किया था। phylogenetic classification, phylogenetic का क्या मतलब होता है? जो हमें ancestry बता दे, जो हमें एंसेस्ट्री बता दे। तो एंसेस्ट्री बताने वाला कौन होता है? स्लाइम मोल्ड को किस में रखा गया था? तो जितने भी स्लाइम मोल्ड्स थे, जितने भी स्लाइम मोल्ड्स थे, उनको कौन से ग्रुप में रखा गया था? उनको रखा गया था प्रोटिस्टा में। किस में रखा गया था? प्रोटिस्टा में। ऑप्शंस देखिए, फंजाई नहीं, प्रोटिस्टा यस, मोनेरा नहीं, एनिमेलिया नहीं। सो ऑल दी स्लाइम मोल्ड्स वर केप्ट इन दी किंगडम प्रोटिस्टा बाय सर R.H. Whittaker। सर
R.H. विटेकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है, विच वॉज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। बात समझ में आ गई? लिखिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डन? ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर टैक्सोनॉमिस्ट एक्सेप्ट, सारे के सारे टैक्सोनॉमिस्ट हैं अगर एक को छोड़ दिया जाए। अब मैं इन बिटवीन आपको एक ना एक क्वेश्चन सॉल्व करने को जरूर देती हूं, तो अब ये वाला क्वेश्चन आपको सबसे पहले सॉल्व करना है। इसका ऑप्शन आपको मुझे लिखकर बताना है कमेंट में कि कौन सा वाला सही है। डेफिनेटली मैं चेक करती हूं तभी ऐसा बोल रही हूं, तो आप मुझे लिखकर बताइए कौन सा ऑप्शन सही है कि सारे के सारे टैक्सोनॉमिस्ट हैं बस एक को छोड़कर। फाइन, लिख दिया आपने आंसर। तो आप देखिए, ऑप्शन हमारे पास प्रेजेंट था सर लीनियस, ठीक, लीनियस सर के बाद हमारे पास ऑप्शन था द्युति सर, उसके बाद है स्वामीनाथन सर, और फिर है फादर संतपाउ। अब ये जितने भी हम नाम यहाँ देख रहे हैं, हमने प्रीवियस सेशन में, मतलब कि जहाँ पर हमने पढ़ा है साइंटिस्ट के बारे में, वहाँ पर भी हमने इन्हें डिस्कस किया है, एज वेल एज अभी क्वेश्चंस को जब हम डिस्कस कर रहे हैं तब भी हमने कई बार इन नेम्स को फेस किया है। अब इसमें से हमसे पूछा गया है कि सारे के सारे टैक्सोनॉमिस्ट हैं एक को छोड़ के। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था जहां मैंने आपसे कहा था कि सर स्वामीनाथन जो हैं, इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था, इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था कि हर दिन एक स्पीशी, हर दिन वन स्पीशीज इज गेटिंग एक्सटिंक्ट, हर दिन एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती जा रही है, ठीक है, एक्सटिंक्ट होती जा रही है। ये कंसेप्ट किसने दिया था? सर स्वामीनाथन ने दिया था। तो इनको छोड़कर, सर स्वामीनाथन को छोड़कर बाकी सारे के सारे टैक्सोनॉमिस्ट हैं जो नहीं हैं वो हैं सर स्वामीनाथन। क्लियर? आई होप आपने यही आंसर लिखा होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये चीज डिस्कस करी थी आपके साथ, तो आपको इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सॉरी, इन 5 किंगडम सिस्टम Which one is the main basis of classification? जब हम 5 किंगडम सिस्टम की बात करते हैं तो मेन इंपॉर्टेंट बेस क्या है जिस पर हमने उन्हें क्लासिफाई कर रखा है, ठीक है। तो भाई किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब आप क्लासिफाई करने जाते हो तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या, हर एक के लिए, जो भी लिविंग है उसके लिए कुछ चीज़ें ना बहुत बेसिक होती हैं। बेसिक मतलब जो नेसेसिटी है, नेसेसिटी मतलब जिसके बिना जिंदा रहा नहीं जा सकता। ऐसी कौन सी चीज़ है भाई? अब आप जब बाहर से ऑर्गेनिज्म को देखोगे, जैसे हमने बात करी थी कि साइटोलॉजी पढ़ी जाती है, हिस्टोलॉजी भी पढ़ सकते हैं, इकोलॉजी पढ़ सकते हैं, यानी क्या रिलेशन है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने कहा था सेल की स्टडी कर ली, सेल की स्टडी के बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख सकते हैं, बॉडी सेल्स की बनी है या नहीं उसको देख सकते हैं। अब मैं ये जितनी भी बातें बोल रही हूँ, सपोज करो कि मैं बोलती हूँ कि भाई सेल को पढ़ लो तो साइटोलॉजी पढ़ लो, ठीक है, साइटोलॉजी पढ़ लो, या मैं कहती हूँ कि बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लो, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लो, ठीक है, या मैं कहती हूँ कि आप सेल का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया, और आप पढ़ लो कि रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, तो हमने रिप्रोडक्शन भी पढ़ लिया, चलो ठीक है, पढ़ लेंगे रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि आप मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी पढ़ लो, तो आपको क्या लगता है ये जितने भी मैं आपको यहाँ पर ऑप्शंस लिखकर बता रही हूँ, इनमें से कौन सा ऑप्शन आप देखते ही बता दोगे कि इस ऑर्गेनिज्म में ऐसा सेल होगा? बता दोगे क्या देख के? नहीं बता सकते। आप बता दोगे देख के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है? कई बार ऐसा होता है कि है यूनिसेल्युलर एक ऑर्गेनिज्म लेकिन देखने में लग रहा है कि यार मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो सकता है, तो आप देख करके नहीं बता सकते बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस चीज की बनी, अनटिल एंड अनलेस आप उसकी स्टडी करें। उसके बाद रिप्रोडक्शन का जो नेचर होगा वो भी आप देखकर ऐसे नहीं बता सकते, उसके लिए भी आपको बहुत सारी चीजें कवर अप करनी पड़ती है। भाई ठीक है, सेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमें पता चल गया, पर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ये सेक्सुअल मोड था? हमें कैसे पता चलेगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था तो कौन से प्रोसेस से हो रहा था? डेवलपमेंट था तो डायरेक्ट था या इनडायरेक्ट था? ये सारी चीजें तो हमें पता नहीं चलने वाली। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? बेसिक सबसे इजी चीज जो है, जो सबसे पहले आप देख सकते हो, सबसे इजी जो है वो है न्यूट्रिशन। पता कर लो भाई मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है,
पता कर लो कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन पता करना बहुत मुश्किल बात नहीं है भाई। कोई ऑर्गेनिज्म अगर किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है और अपना खाना खुद बना ले रहा है तो वो है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और हो सकता है कि भाई उसको दूसरे पे डिपेंड करना पड़ा, तो वो कौन सा न्यूट्रिशन होगा, वो होगा हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है या हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें बहुत बेसिक क्राइटेरिया है, ये बहुत सबसे बेसिक चीज है। और जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ था, जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात आई थी, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को जब डिस्कस किया गया तो इसको डिस्कस किसने किया था? सर R.H. विटेकर ने डिस्कस किया था। सर R.H. विटेकर ने डिस्कस किया था। तो ये जो सर विटेकर थे, इनने सबसे पहला, सबसे बेसिक, सबसे इजीएस्ट जो क्राइटेरिया रखा था वो क्या था? इट वॉज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इट वॉज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक चीज जो होती है ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करने के लिए, वो होती है कि भैया पता कर लो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है। ठीक, तो ऑटोट्रॉफ है, हेटेरोट्रॉफ है। ऑटोट्रॉफ में भी कीमो ऑटोट्रॉफ था या फोटो ऑटोट्रॉफ था। और अगर हेटेरोट्रॉफ है तो पैरासाइटिक है, सैप्रोफाइटिक है, होलोजोइक है या सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो कर रहा है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन ऑलवेज बी द मेन बेसिस जिसके ऊपर आप क्लासिफाई कर सकते हो, जिसके बिना काम नहीं चलता। तो अब यहां पर ऑप्शंस देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस नहीं, ठीक है, सो इट इज नॉट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, नॉट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। फिर है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यस इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर है स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, फिर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कुछ भी नहीं होगा, सही आंसर हमारा क्या होगा? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जब हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन को मान लेंगे तो हम इन सारी चीजों को फिर कैंसिल कर देंगे और मोड ऑफ न्यूट्रिशन को रख लेंगे। बात समझ में आ गई? सो दैट इज वाई इन 5 किंगडम सिस्टम, जब 5 किंगडम सिस्टम हुआ, विच वन इज द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? तो मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर? लिख लीजिए इसको। डन? Okay, now see the next question. Next question says, when using a cladistic approach to systematics, which of the following is considered most important for classification? दिए गए ऑप्शंस में से हम किसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं? तो पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्लैडिस्टिक अप्रोच को लेकर। क्लैडिस्टिक अप्रोच क्या होती है? क्लैडिस्टिक अप्रोच सेज कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, यानी कि क्लैड्स बनाया जाता है। क्लैडिस्टिक अप्रोच कहती है ऑर्गेनिजम्स आर टू बी डिवाइडेड, organisms are to be divided in groups, जिसको ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप्स को हम बोलते हैं क्लैड्स। ऑर्गेनिजम्स को हमने ग्रुप में डिवाइड किया, उन ग्रुप्स को हमने क्लैड्स बोला, ठीक। लेकिन व्हाट वाज द बेसिस? किस आधार पर हमने इन ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया? तो किस आधार पर ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया था? बेस्ड on shared common characters from ancestor। ancestors को देखा, ठीक है। क्लैडिस्टिक्स ये कहती है एंसेस्टर देख लो कौन है। एंसेस्टर को देखने के बाद उस एंसेस्टर के जो कैरेक्टर्स हैं उनसे मिलता जुलता कैरेक्टर कौन कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है। तो हम बाद में ये कह सकते हैं ना कि भाई ये सारे ग्रुप जो हैं ये हमारे एंसेस्टर से बनकर आए हैं। तो एंसेस्ट्री जो है मतलब एंसेस्टर के साथ कौन से शेयर्ड कॉमन कैरेक्टर्स हैं, इसके आधार पर जो ग्रुपिंग होती है, उस ग्रुपिंग में ग्रुप्स जो बनते हैं उनको क्लैड्स कहते हैं। और यही पूरी अप्रोच है क्लैडिस्टिक अप्रोच। क्लैडिस्टिक अप्रोच इज नथिंग बट इट इज द क्राइटेरिया इन विच ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू द ग्रुप्स। ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, ग्रुप्स का नाम रखा गया क्लैड्स। और किस आधार पर डिवाइड किया, किस बेसिस पर उन्हें डिवाइड किया? तो बेसिस उनका था शेयर्ड कॉमन कैरेक्टर।
किसके साथ शेयर्ड कॉमन कैरेक्टर देखना है, एंसेस्टर के साथ। ये अप्रोच थी क्लैडिस्टिक्स अप्रोच टू सिस्टमैटिक्स। देखिए क्या पूछा है, व्हेन यूजिंग क्लैडिस्टिक अप्रोच टू सिस्टमैटिक, जब आप क्लैडिस्टिक अप्रोच सिस्टमैटिक स्टडी के लिए लगाते हो तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर क्लासिफिकेशन, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासिफाइंग क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। ऑप्शंस देखिए, शेयर्ड प्रिमिटिव कैरेक्टर, पुराने शेयर्ड कैरेक्टर हैं क्या, नहीं, हमने क्या बोला था, शेयर्ड कॉमन कैरेक्टर। नेक्स्ट है एनालॉगस प्रिमिटिव कैरेक्टर, एनालॉगस प्रिमिटिव कैरेक्टर नहीं है। डिग्री ऑफ इवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस, इवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस की कोई बात नहीं हुई थी, सिर्फ कॉमन कैरेक्टर्स देखे गए थे। शेयर्ड डिराइव्ड कैरेक्टर, हाँ बिल्कुल, जो शेयर्ड कैरेक्टर हैं, जो किससे डिराइव हुए हैं, किससे निकल कर आए, एंसेस्टर से, उन्हें कंसिडर करता है क्लैडिस्टिक अप्रोच। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ऑप्शन डी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज शेयर्ड डिराइव्ड कैरेक्टर्स are important for consideration of cladistics approach to systematics. Clear? Write it down. लिख लीजिए इसको. Done? Okay. Now the next. In 5 kingdom classification, kingdom that include blue-green algae, ऐसा कौन सा kingdom है जो blue-green algae को include करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को इंक्लूड करता है और मीथेनोजेनिक आर्कियोबैक्टीरिया को इंक्लूड करता है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, सबसे पहले हमने ले लिया ब्लू ग्रीन एल्गे को, ब्लू ग्रीन एल्गे को, फिर हमने ले लिया दूसरे नंबर पे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज को, ठीक है। फिर हमने ले लिया थर्ड नंबर पे मिथेनोजेनिक बैक्टीरियाज। अब मिथेनोजेनिक बैक्टीरियाज, अब मुझे एक बात बताओ, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया है, तो ये मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया है ना, हमने अलग क्वेश्चन में कई बार सॉल्व किया हुआ है और इसे अलग तरीके से पूछा जा सकता है। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया मीथेन गैस के साथ काम करेगा। मीथेन गैस इंपॉर्टेंट होती है जिसे हम कहते हैं बायोगैस। अभी हमें यह बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से किस ऑप्शन में ये तीनों ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड किए जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ब्लू ग्रीन एल्गे को देखोगे, अगर आप ब्लू ग्रीन एल्गे को देखोगे, या फिर आप नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया देखोगे, या फिर आप मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया देखोगे, तो इनके सेल आपको नेचर में कैसे दिखते हैं, दे कंटेन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल होता है इनके पास। प्रोकैरियोटिक सेल सिर्फ एक किंगडम में देखा जाता है, ठीक है। और वो किंगडम क्या है जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल देखा जाता है, इट इज नथिंग बट दी मोनेरा किंगडम, मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा में बीजीए भी आएगा, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गे आएगा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आएगा, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया आएगा। अब किस में आएगा, मोनेरा में। क्वेश्चन पूछा है कि इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किंगडम दैट इंक्लूड्स, कौन से किंगडम में इंक्लूडेड है, तो मोनेरा में इंक्लूडेड है। ऑप्शंस देखिए, प्लांटे में नहीं, फंजाई में नहीं, प्रोटिस्टा में नहीं, मोनेरा। सो मोनेरा इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी मोनेरा। डन, नोट इट डाउन, लिख लीजिए इसको। Now see the next question. Next question is, which one of the following is common to both prokaryotes and eukaryotes? Prokaryotes और eukaryotes organism में दिए गए options में से क्या चीज common होती है? Common चीज को देखते हैं, mitotic apparatus. Mitotic apparatus is a wide range of complex structure which is present in the eukaryotic cell. कहाँ देखने को मिलेगा, eukaryotic cell में, यूकैरियोटिक सेल में। अब आप सोचो, बेचारा छोटा सा प्रोकैरियोटिक जो सेल है, प्रिमिटिव सेल, उसमें आपको माइटोटिक अपैरेटस दिख जाए, पॉसिबल है क्या, नहीं है। फिर आता है हिस्टोन, प्रोटीन जो है, ये भी किस में मिलेगा, यूकैरियोटिक सेल। प्रिमिटिव सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, कहां से हिस्टोन लेकर आएगा, नहीं है उसके पास हिस्टोन। फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड आर सीन ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो सीन इन यूकैरियोटिक
सेल, ठीक, यूकैरियोटिक सेल में मिलता है। अब प्रोकैरियोटिक में भी हो और यूकैरियोटिक में भी हो, ऐसा स्ट्रक्चर कौन सा है? ऐसा स्ट्रक्चर होता है जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड जो है इट इज डेफिनेटली सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल and the eukaryotic cell, and eukaryotic cell. How is this possible? भाई चाहे सेल प्रोकैरियोट हो चाहे सेल यूकैरियोट हो, दोनों ही सेल्स में क्या प्रेजेंट रहता है? जेनेटिक कोड प्रेजेंट रहता है। आपको भी पता है कि भाई कहीं पर मान लो न्यूक्लियस के अंदर है तो कहीं पर कैसे प्रेजेंट है? न्यूक्लियाइड के फॉर्म में प्रेजेंट है, पर डीएनए तो मिलेगा, डीएनए नहीं तो एमआरएनए तो मिलेगा, किसी ना किसी फॉर्म में ये चीज मिलेगी, रेप्लिकेट होगी और नया सेल बनाएगी। तो दिए गए ऑप्शन में से ओनली ऑप्शन विच इंक्लूड्स बोथ यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोटिक थिंग्स, मतलब वो कैरेक्टर जो यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट है और प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट है, वो है हमारा जेनेटिक कोड। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज जेनेटिक कोड। इसको लिख लीजिए, नोट इट डाउन। Done? Okay. So now we have completed this practice session फॉर प्रैक्टिस सेशन पार्ट 3। हम थर्ड पार्ट अपना प्रैक्टिस सेशन का कंप्लीट कर चुके हैं। आप इन सारे टॉपिक्स को और इन सारे क्वेश्चंस को हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिवाइज कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है हमारी www.magnetbrains.com। टाइप कीजिए तो आपके सामने एक डिस्क्रिप्टिव पेज ओपन होगा और उस डिस्क्रिप्टिव पेज पर आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। उसमें जाकर नीट को सिलेक्ट करिए। नीट पे सिलेक्ट करने के बाद हमें जो भी चीज पढ़ना है उसको सिलेक्ट कर लो। जैसे हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, हमने बायोलॉजी को सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही इस पर वॉच नाउ क्लिक करेंगे एक डिस्क्रिप्टिव पेज ओपन होगा, यहाँ पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है और यहाँ लिखा है वॉच ऑल वीडियोस। तो यहाँ पर सीक्वेंस में सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आप जो भी पढ़ना चाहते हैं उसे पढ़ सकते हैं। जैसे ही आप उस पर प्ले करेंगे तो वीडियो इस तरीके से आपके सामने प्ले हो जाएगी और आप अपना आसानी से रिविजन कर सकते हैं। देखो की जो है वो यही है कि बहुत सारा रिविजन करते रहना है। आपके लिए ये पूरा का पूरा सेशन जो है, चाहे डाउट सेशन हो, चाहे वो प्रैक्टिस सेशन हो, चाहे डीपीपी हो, चाहे टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन हो, मतलब पूरा नीट का जो सिलेबस है, नीट का जो कोर्स है, वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट 100% फ्री अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट के चैनल पर। आपको छोटी सी चीज करनी है, सिर्फ लाइक कर देना है, जिसमें आप थोड़ी कभी कभी कंजूसी कर देते हो वो नहीं करना है, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना है चैनल को, और इसके बाद शेयर जरूर करना है अपने सारे फ्रेंड्स और सिबलिंग्स के साथ। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।